नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी हेल्प लाइफ सेशन में, जहां पर आपके निवेश से जुड़े सवालों के जवाब बहुत ही आसान भाषा में हम देने की कोशिश करते हैं। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है प्रतिभा गिरीश, जो है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और फाउंडर है फिनवाइज पर्सनल फाइनेंस सर्विसेज की। तो कमेंट में जरा हाय कह के प्रतिभा का स्वागत कीजिए। पहले हाय प्रतिभा। हेलो, ऑलवेज नाइस टू बी ऑन योर शो, स्वाति। गुड टू हैव यू ऑलवेज। और मुझे आपको अप्रोच करने में दो बार सोचना नहीं पड़ता है यार। चलो, इनके साथ तो एक महीने में बनता है, तो मैं आराम से बेशर्मों की तरह ये करेंगे क्या, चले कर लेते हैं। सो थैंक्स टू यू, आपने इतना कंफर्टेबल करके रखा है इस रिश्ते को और मुझे अपने साथ, कि मुझे आपको अप्रोच करने में दो बार नहीं सोचना पड़ता। आज ये शो हम पहले बताते कि रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे होंगे संडे को, और इसलिए हमें लगा कि हम भले ही फिजिकली प्रेजेंट हो ना हो लाइव सेशन करने के लिए, लेकिन आपके आपके सवालों के जवाब लगातार देते रहना चाहिए। पहला सवाल लेते हैं हम वी के पांडे जी का। 60 साल इनकी उम्र है, पेंशनर है, डिफेंस में थे, म्यूचुअल फंड्स में 14 साल से निवेश कर रहे हैं। कोई लाइबिलिटी नहीं है, अपना घर है, पेंशन सफिशिएंट है अपने खर्चों के लिए, और इनको लगता है कि इनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है वो काफी ठीक ठाक है। लिखा है कि ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज आई हैव कलेक्टेड 13 म्यूचुअल फंड स्कीम्स, सभी ठीक ठाक कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे अपने पोर्टफोलियो में फंड्स की संख्या कम करनी है, तो क्या रिडीम करके बड़ा अमाउंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के तौर पे दिया जाए, या फिर इसको स्टैगर्ड मैनर में करें और हर साल 1.25 लाख रुपीस निकाला जाए। प्रतिभा। आम तौर पे हम देख रहे हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि आपके पास इतना ही फंड होना चाहिए, 5 6 7 कोई भी नंबर बोल देते हैं। हम्म। आई थिंक इफ यू हैव अ लार्ज पोर्टफोलियो, तो ज्यादा फंड रखने में मतलब बहुत ज्यादा नहीं, आपने 13 रखा है, आई डोंट थिंक इट्स अ बिग प्रॉब्लम। कितना फंड्स रखना चाहिए इट्स डिपेंडेंट ऑन कि कितना आपका पोर्टफोलियो का साइज है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू कंसिडर। तो जरूरी नहीं है कि आप अगर आपके फंड का एलोकेशन जो है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, इन टर्म्स ऑफ स्टाइल, डाइवर्सिफाइड है, तो 13 इज ओके। यू कैन ब्रिंग इट डाउन ग्रेजुअली इफ यू वांट टू। हम्म। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चेक करें कि कितना आपका लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप है। हम्म। If the balance is right, 65% is large cap in today's date. Even if it's slightly higher, it's very good. हम्म। And you have a balance of styles. You have growth, you have value, you have blend, you have in little quantity. Whichever you believe in largely, वो ज्यादा quantity में हो, तो I don't think it's a problem. I don't think you should get worried about having 13 funds. It's okay. हम्म। Also, अगर आपने डेट में, गोल्ड में, हाइब्रिड में और सब में इन्वेस्ट किया है, तो ऑब्वियसली आपका शॉर्ट टर्म डेट होगा, लॉन्ग टर्म डेट होगा, हाइब्रिड होगा, मल्टी एसेट होगा। इक्विटी में इतने सारे एसेट क्लासेस है, हो सकता है कि ज्यादा हो, डोंट वरी अबाउट इट। सेकेंडली, नॉर्मल कोई पेंशनर अगर हमें कॉल करे ना, तो हमें लगता है कि हाँ, आपका पेंशन तो अभी बराबर है, लेकिन हो सकता है कि आगे आपको इन्फ्लेशन की वजह से दिक्कत हो और आपको विड्रॉ करने की जरूरत है। लेकिन आपने बताया कि आप डिफेंस पेंशनर हो, तो शायद ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। हम्म। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिए कि आपको एक अच्छा खासा कॉर्पस रखना चाहिए, कम से कम 20 25 लाख का, एज मेडिकल इंश्योरेंस। मैं जानती हूँ कि गवर्नमेंट इंश्योरेंस होता है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटलाइजेशन होता है, फिर भी सपोर्ट स्टाफ ये सब अभी नहीं होगा, 15 20 ईयर्स बाद होगा। पर 20 ईयर्स बाद हमने बहुत देखे हैं कि सपोर्ट स्टाफ वगैरह की जरूरत पड़ती है, डे नाइट नर्स, नाइट नर्स। तो उसके लिए आप कॉर्पस अभी से निकाल के रख दें सेफ इंस्ट्रूमेंट्स। आपने शुरू में कहा कि कोई 6 7 नंबर ही हो, ये जरूरी नहीं है। अगर बड़ा कॉर्पस है या बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें आपको नंबर ऑफ फंड्स बढ़ा सकते हैं। आपके एक्सपीरियंस में अ, कितना कितनी एसआईपी अमाउंट या कितना बड़ा कॉर्पस में आपको लगता है कि 5 6 इज ओके, या उसके ऊपर आप 10 12 13 तक भी जा सकते हैं? क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं, सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ, बहुत लोग 10,000 या 12,000 की एसआईपी करते हैं, उसको एक एक हजार 13 फंड में बांट देते हैं या 12 फंड में बांट देते हैं। या बहुत लोग के पास सिर्फ शायद कॉर्पस 20 25 30 लाख का होगा, लेकिन वो 15 20 फंड में फैला हुआ होगा। तो कुछ उसका आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस बारे में? इफ somebody, जैसे आपने किसी ने रिटायर हो गए और आ रहे हैं कि 1.5 2 crores उनको इन्वेस्ट करना है, तब हम्म। मुश्किल है कि 4 5 फंड के अंदर उसको समेट ले और पूरा उनको एक्सपोजर भी दे दे कि डेट भी हो, हाइब्रिड भी हो, जैसे मैंने बताया। हम्म। लेकिन अगर कोई
वो एग्जैक्टली नंबर मैंने नहीं सोचा, लेकिन 15,000, 20,000, इवन 25-30 हजार का भी अगर है तो इतने सारे फंड्स, 13 फंड्स रखने का मतलब नहीं बनता, स्पेशली इन एसआईपी। एसआईपी के जो फंड्स है उसमें तो मतलब आप डेट में तो एसआईपी नहीं करोगे, डेट में तो लमसम डालोगे। तो हम्म। एसआईपी में कम फंड्स भी चलेगा, बिकॉज आप कितना ही कर लोगे, मतलब तो ये दो, अगर आप एक लार्ज कैप एक फ्लेक्सी कैप ऐसा करोगे तो 5-6 फंड्स के अंदर हो जाएगा। अगर ओके। आपका पोर्टफोलियो टोटल वैल्यू भी 50 लाख 60 लाख है तो 7 फंड के अंदर हो जाएगा। लेकिन बड़ा अमाउंट इकट्ठा आप निवेश कर रहे हैं तो ओके। एएमसी डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए, कि आप सारा पैसा एक एएमसी में नहीं डाल रहे हो, एक फंड में नहीं डाल रहे हो, फंड मैनेजर रिस्क, स्टाइल रिस्क, इससे ये रिस्क लेने से बेटर, इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं है, तो आप थोड़ा डाइवर्सिफाई करना बेटर है। लेकिन अगर आप खुद कर रहे हो विदाउट टेकिंग एडवाइस तो आप जरूर चेक कीजिए कि आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप कितना है। सेम सेम डिफरेंट, मतलब सेम सेम पोर्टफोलियो के डिफरेंट फंड्स लेके हमें खुश नहीं होना कि हमने डाइवर्सिफाई कर लिया। करेक्ट। चले, अगला सवाल रुपेश सिंह जी का है। पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं। एसआईपी 1500 की है एसबीआई बैंकिंग फाइनेंस में, 1500 की एसबीआई स्मॉल कैप में, 3000 एसबीआई निफ्टी 50 में, और लमसम 6 लाख एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, 1 लाख कोटक अग्रेसिव हाइब्रिड, और 50,000 एसबीआई कॉन्ट्रा। 15 साल में 60 लाख चाहिए। एसबीआई से इन्हें बहुत ज्यादा प्यार है। अभी हमने बात किया कि एक ही एएमसी के फंड्स लेना थोड़ा रिस्की है, कि हम्म। कितना भी अच्छा एएमसी क्यों ना हो, वेरी गुड एएमसी एसबीआई, वेरी गुड एएमसी एचडीएफसी, लेकिन सारे फंड्स एक ही के नहीं होने चाहिए। सो हम्म। 3 या 4 एएमसी में डाइवर्सिफाई करना बहुत अच्छी बात है। आपने सारे एसबीआई के लेके रखे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा डिफरेंट एएमसी की जरूरत है। आपने योर मार्केट कैप जो है ये अच्छा है, आपने मार्केट कैप आज के तारीख से भी बहुत अच्छा मिक्स है, स्पेशली हम्म। टुडे जो वॉलेटाइल मार्केट्स है, नियरली 70% प्लस आपका लार्ज कैप में है, सो इट्स अ गुड थिंग। 1/3 जो आपका लमसम है वो करंटली डेट में है, इसलिए नहीं कि आपने मतलब डायरेक्ट डेट डाला, बट आपने हाइब्रिड पोर्टफोलियो में डाला, तो उसका 35% पकड़ लो आप, 35% मतलब 1/3 इज इन डेट, विच इज ऑल्सो गुड। सो फॉर टुडेज मार्केट कंडीशंस, फॉर टुडेज वॉलेटिलिटी, आपका लार्ज कैप है, आपका डेट है, इट इज गुड। लेकिन एक ही है, जब आप एसआईपी कर रहे हैं ना तो थोड़ा डाइवर्सिफाइड फंड में करना बेटर है। आपने एक सेक्टर या थीम में करना, इट मे नॉट बी सच अ गुड आइडिया, क्योंकि वो कभी चलेगा कभी नहीं। हालांकि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो आपने चुना है वो काफी ब्रॉड बेस्ड सेक्टर थीम बता सकते हैं, हम्म। बट उससे बेटर आप एक फ्लेक्सी कैप फंड चुनिए, और वो फ्लेक्सी कैप फंड अगर कोई और एएमसी का होगा तो बेटर होगा। तो यू कैन चूज मे बी इन्वेस्को कॉन्ट्रा, यू कैन चूज पीपीएफएस, यू कैन चूज वन ऑफ द फ्लेक्सी कैप फंड्स। अदरवाइज आई थिंक इट्स अ गुड पोर्टफोलियो। और बैंकिंग फाइनेंशियल थीम में भी जाने का मतलब मुझे क्यों भी नहीं लगता। अभी कुछ दिनों पहले किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सारे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में देखेंगे कि एक अच्छा खासा एलोकेशन फाइनेंशियल्स पे रहता है, राइट। और वो इनफैक्ट मैक्सिमम एलोकेशन आपको दिखेगा वहां पे। तो जब आपको अलग अलग फंड्स में मैक्सिमम एलोकेशन एक पर्टिकुलर थीम या सेक्टर में दिख रहा है, तो उसके लिए अलग से एक सेक्टोरल या थीमेटिक फंड क्यों लेंगे आप फिर से? डजंट मेक टू मच ऑफ सेंस देयर। एक्सलेंट पॉइंट्स होती, ट्रू। अगला सवाल हम लेते हैं। अच्छा, इनका ये 15 साल में 60 लाख हमने शायद जवाब दिया निवेश। यस, हाँ। जो एसआईपी है आपका 6,000 का, वो बन जाएगा करीब करीब 30 लैक्स, और हम्म। जो आपका लमसम है 7.5 लैक्स, वो बन जाएगा 41। हमने पूरा एक ब्लेंडेड पोर्टफोलियो का लिया है कि 12% रिटर्न, क्योंकि आपके पास हाइब्रिड भी है, स्मॉल कैप भी है, सब थोड़ा बैलेंस होके हम्म। 71 बन जाएगा। सो 60 को आप पार कर लो। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके जवाब में से निकल रहा है कि अभी आपने कहा कि अभी की जो मार्केट सिचुएशन है या वोलेटिलिटी है, उसमें 70% अगर लार्ज कैप में है, देन इट्स गुड। लेकिन जब हम निवेश करते हैं नॉर्मली, तो हम एक ये लेके चलते नहीं है कि हम 70%, या फिर हम हो सकता है कि हम 50% या 40% लार्ज कैप, डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। तो अभी का सिनेरियो को क्या ख्याल में रखना चाहिए जब आप निवेश करते हैं, या फिर आपने एक एसेट एलोकेशन निवेश शुरू करते वक्त तय कर लिया, या फिर आप एक विद इन ईयर और टू निवेश करते करते आपने अपने आप को समझा और एक सर्टेन एसेट एलोकेशन तय किया? हो सकता है कि आज के तारीख में किसी का वो 40% लार्ज कैप, बाकी सब स्मॉल मिड में बटा हुआ हो। क्या वैसे लोगों को भी अभी के माहौल में अपने पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन थोड़ा ट्वीक करना चाहिए?
स्वाति, जैसे आप जानते हैं, हम जब बताते हैं लॉन्ग टर्म, एक्चुअली में होते नहीं है लॉन्ग टर्म, क्योंकि अगर हम्म। मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी आता है तो हम घबरा जाते हैं और करेक्ट। पूरा ही पैसा निकल निकाल लेते हैं रॉन्ग टाइम पे और वापस आते नहीं है। हम्म। सिर्फ इस वजह से, अगर कोई लॉन्ग टर्म सच में है और मार्केट गिरे, मतलब मिड कैप स्मॉल कैप में 30-40% करेक्शन आएगा तो भी चलेगा। 10 साल 15 साल के लिए वो इन्वेस्टेड रहेंगे। अगर ऐसा कोई इन्वेस्टर आपको मिला, मुझे तो मिला नहीं है आज तक तो वो सब गुड टाइम्स में एवरीबडी इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। हम्म। अगर है तो इट मेक सेंस कि आप एक एसेट एलोकेशन पकड़ के रखो, लेकिन अगर आपका राइड को थोड़ा स्मूथ करना है तो हम्म। डेफिनेटली एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम आई वुड सजेस्ट कि लार्ज लार्ज कैप हो, लेकिन ये टाइम में लार्ज कैप रखें। और वैसे भी हर एक इन्वेस्टर को जरूरी है कि हर साल वो रिव्यू करे। जब रिव्यू करे, सिप को भी करे, और उस मार्केट कंडीशन के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता है। नॉट सेइंग स्टॉप एंड स्टार्ट समथिंग, बट नया सिप थोड़ा, मतलब मिड कैप में ज्यादा कर दो, स्मॉल कैप में ज्यादा कर दो, एज अगेंस्ट लार्ज कैप। आई थिंक इज अ बेटर स्टोरी कि आप ज्यादा दिन तक रहेंगे इन्वेस्टेड। ओके। ऑलराइट। अर्पण अग्रवाल जी का सवाल है कि मार्केट गोइंग डाउन, शुड आई इन्वेस्ट 1 लाख इन न्यू एनएफओ और एनी एग्जिस्टिंग फंड फॉर 5 years? एनएफओ विल गिव मोर यूनिट्स। ओके। ऐसा एक सवाल ना कुछ दिनों पहले किसी और ने भी भेजा था। उन्होंने लिखा था कुछ ऐसा, जो मुझे याद आ रहा है कि अगर मैं किसी, मान लीजिए किसी फंड की एनएवी हर साल इतने परसेंट से ग्रो करती है, तो मुझे इतने साल में इतने यूनिट्स चाहिए होंगे टू फॉर टू रीच माई गोल और फुलफिल माई गोल। तो मुझे वो सवाल पूछने का तरीका बहुत डिफरेंट सा लगा। नॉर्मली लोग इन्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं भाई इतना रिटर्न मिलेगा तो इतना हो जाएगा। तो ये बोला कि मेरा फोकस हर एसआईपी पे नहीं है, मैं लमसम करता हूँ, मैं यूनिट्स एक्यूमुलेट करने पर फोकस कर रहा हूँ। Yeah, I understand what you're saying. See, ये mathematical equation में NAV into the price, that is what you're getting. So अगर एक ऊपर जाता है तो अपने आप आपका अमाउंट ऊपर चला जाता है, भले करेक्ट। NAV चाहे भले प्राइस चाहे। तो हम्म। कॉन्सेंट्रेट करना है कि टोटल ओवरऑल रिटर्न्स क्या है। हम्म। तो इट इज लाइक, अगर कोई आपके पास, अगर मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल, आप ड्राइवर ले रहे हो, हम्म। क्या आप नया ड्राइवर लोगे क्योंकि मतलब वो कम सैलरी ले रहा है, मतलब उसका कुछ एक्सपीरियंस नहीं है? तो यू विल फाइंड समबडी हु इज एक्सपीरियंस, थोड़ा बहुत आप ज्यादा दे दोगे, बिकॉज उसका कॉल, यू हैव कॉन्फिडेंस कि ये मतलब सही सलामत पहुंचा देगा, हाथ पैर टूटेंगे नहीं। हम्म। दैट इज व्हाट आई थिंक इन माई माइंड, इसलिए मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि एनएफओ अगर ले रहे हैं तो देयर हैज टू बी टू रीजंस। वन, वो एनएफओ कुछ डिफरेंट सा स्कीम लेके आ रहा है जो आज की तारीख में मार्केट में ना हो। नो करेक्ट। ट्राइड एंड टेस्टेड स्कीम इज अवेलेबल। हम्म। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई फंड हाउस या फंड मैनेजर जिसके साथ आपका बहुत ज्यादा कंफर्ट है, आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, हम्म। आप उनका थिंकिंग, उनका स्टाइल जानते हो, उनका प्रोसेसेस जानते हो, और उनके टेबल से कुछ अच्छा सा एक एनएफओ आ रहा है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। Still there is absolutely no advantage in buying it at lesser NAV. ग्रोथ कितना होता है उस पे हमको कॉन्सेंट्रेट करना है। इन दीज टू circumstances आई एम विलिंग टू डिविएट एंड इन्वेस्ट इन एनएफओ, अदरवाइज इट्स हाईली अवॉइडेबल। अगर उसी स्टाइल में और उसी फंड में, मतलब काफी एएमसीज है जो ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, तो उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनका कितना कंसिस्टेंसी है, डाउन साइड कैप्चर है, ये सब देख के इन्वेस्ट करना आई थिंक इज अ बेटर आइडिया। So, हम्म। to answer simply, please put it in any of the funds which are already there, tried and tested. हम्म। And if you're investing 1 lakh now, I would suggest कि आप एसटीपी के जरिए करें, not as a lump sum. ओके। तो तीन चीजों का ख्याल रखिएगा जब भी आप एनएफओ में निवेश करने की सोचते हैं। पहली चीज, सवाल जो है उस तीन सवाल बेसिकली उसके जवाब आपको चाहिए कि क्या वो जो फंड है वो कुछ ऐसा यूनिक ऑफर कर रहा है जो आपके एग्जिस्टिंग फंड्स में मिसिंग है। फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा, कि क्या वो आपकी किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट से अलाइन कर रहा है या नहीं। और तीसरा, क्या उसी कैटेगरी में कुछ और पहले के फंड्स हैं जिनका एक प्रूवन परफॉर्मेंस हिस्ट्री हमारे पास है। तो अगर उनके जवाब आपके पास है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एनएफओ में चाहिए जाना है या फिर नहीं जाना है। दीपक मनकोजी जी का सवाल है, क्वांट स्मॉल कैप बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है, एसआईपी कंटिन्यू करे या स्टॉप कर दे फॉर 10-15 years? अग्रेसिव इन्वेस्टर्स, हमें पता नहीं, आधे लोगों को अग्रेसिव इन्वेस्टर होने का मतलब पता भी है कि नहीं, लेकिन एक बार जरा आप बताएंगी। आपने सीएफपी किया हुआ है ना, वहां पे एक रिस्क प्रोफाइलिंग भी होती है, राइट? जहां पर क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, उसके मार्क्स मिल, उसके नंबर्स अटैच होते हैं, एंड देन दैट्स हाउ यू डिसाइड कि आप अग्रेसिव हैं या नहीं है।
है ना? एब्सोल्युटली, ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो मैं हूँ उसमें हाँ। मतलब एम्फी रेगुलेशन है कि हर कस्टमर का प्रोफाइलिंग करे। हम्म। बट ये ऐसा है ना कि अब ये इन्वेस्टर का भी गलती नहीं है। पिछले 4 साल में आपने देखा 20 to 24 किसी ने कोई नेगेटिव रिटर्न्स देखा ही नहीं यही है, नहीं है, हाँ। वॉलेटिलिटी देखा ही नहीं है। हम्म। हम ये मानते हैं कि हम एग्रेसिव हैं। जिसने देखा हो कि 2008 में क्या हुआ था, मतलब ऐसा लगता है कि एंशंट है, देखो मेरा ग्रे हेयर भी है तो 2008 में क्या हुआ था, 2017 में ब्रेक्सिट वेक्सिट हुआ था, तब क्या हुआ था। तो हम्म। वो जानते हैं कि जब नीचे मार्केट गिरता है तो कितना मतलब हमें दर्द होता है वो होल्ड ऑन करने में। सो क्वेश्चंस भी जब आप जैसे बता रहे थे, सब लोग आंसर करते हैं कि हाँ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है 20% फॉल। बट किसी को बोलो 10 लाख का 8 लाख हो जाएगा चलेगा, तो 2 बार सोचने लगते हैं और डेटा के साथ सोचने लगते हैं। सो यस, आई थिंक इट्स लिटिल difficult to say if you're an aggressive investor if you've not invested for more than 8-10 years and seen the हम्म। entire cycle, ऊपर भी देखा नीचे भी देखा, 30% के बाद भी आप खड़े हो, तो you're हम्म। definitely aggressive investor. हम्म। In terms of if whether you should stop, this depends on what part of your investment ये एक फंड में है। हम्म। अगर आपका सिप में बहुत लार्ज पार्ट है तो definitely you should, especially because it's a small cap fund, every fund will have its cycles ups and downs, especially it's a small cap fund and it's not favorable at this point of time, maybe you can move to large cap despite being an aggressive investor. But if it's a very small part, हर एक इन्वेस्टर मतलब 10-15% है स्मॉल कैप, उसमें एक फंड ये है दूसरा फंड भी है, तो आई थिंक यू शुड स्टे इन्वेस्टेड। मूव बेटर टू मूव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू लार्ज एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स फॉर फ्यूचर एसआईपीज, लेकिन एग्जिस्टिंग को निकाल के उसका कंपाउंडिंग मशीन को खराब करना है, ये डिसीजन आप ले सकते हैं आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट पार्ट ऑफ योर एंटायर पोर्टफोलियो इज मेड अप ऑफ दिस वन सिंगल फंड। ओके। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था अशिता शाह का। उम्र है 28 साल, सिंगल है, वर्किंग है। लिखा है कि व्हाइल आई एम नॉट अगेंस्ट मैरिज, आई फील इट्स एन ओवररेटेड इंस्टीट्यूशन। ओके। और अकेले ही रहने का प्लान है, लेकिन उन्होंने एक घर खरीद लिया क्योंकि उनको उससे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। तो अब होम लोन है और ईएमआई जो जा रही है वो उनकी इन हैंड सैलरी का 45% ऑलमोस्ट जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट लिखा है कि भी बहुत ही कम है, हालांकि डिटेल्स नहीं दी थी। तो सवाल ये है कि हाउ कैन आई इफेक्टिवली बैलेंस डेट मैनेजमेंट, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ग्रोथ। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऐसा सवाल पहले कभी नहीं आया था मेरे पास। Absolutely, and look at this, Ashita. Ashita is only 28 years old. Ashita, congratulations. 28 में आप इतने सुलझे हुए हो। आप डेट की सोच रहे हो, इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो। मैं मतलब मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, शेम हो रहा है। मैं 28 इयर्स में क्या कर रही थी, मैं मुझे तो याद है कि मैं क्या कर रही थी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं एकदम लिप सील यहाँ पे मेरा। एक Congratulations, really. I mean, this is all, you're watching the right shows and taking the right decisions. At 28 to buy your own house, and to think so much is very good. लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, यस 45% थोड़ा मतलब आपको स्ट्रेच हो रहा होगा आपका ईएमआई भरते हुए, लेकिन आपका तो अभी मतलब शुरुआत ही हुआ है। 28 ईयर्स में आपका इनकम एक्सपोनेंशियली ग्रो होगा from now onwards. You will see that your income grows for the next 10 12 15 years at a pace जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो एक ही चीज आपको याद रखना है कि आपने एक्सपेंसेस पे चेक रखे। डोंट वरी अबाउट नॉट बीइंग एबल टू इन्वेस्ट, वो हो ही जाएगा। बिकॉज आज की तारीख में जो 45 है, शायद 4-5 साल बाद इट विल बी लेस देन 15-20%। एट दैट टाइम यू कैन इन्वेस्ट। दिस इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट विच यू हैव मेड। सो इट्स वंस यू टेकन द कॉल, आपने घर खरीद ही लिया है, तो डोंट वरी वेदर यू नॉट एबल टू इन्वेस्ट नॉट इन्वेस्ट। बहुत है लोग नॉर्मली जाग उठते हैं 40-45 में कि हाँ हमें सेव करना है। आप 28 में तो हाफ योर बैटल इज ऑलरेडी वन। हाँ। एक चीज याद रखो कि मॉनिटर करो अपने होम लोन को, क्योंकि अगर आप मॉनिटर नहीं करोगे जब इंटरेस्ट रेट गिरता है, तो आपको कोई प्लेटर पे सर्व करके इंटरेस्ट रेट रिडक्शन नहीं देगा। आप जाके नेगोशिएट करो अपने बैंक से एंड यू विल गेट अ गुड रेट। एंड ऑलवेज कीप अ कंप्लीट आई ऑन सिबिल स्कोर। सो दो चीजें आपको करना है, एक तो होम लोन का इंटरेस्ट रेट मॉनिटर करो, जैसे जैसे कम होता है बैंक के को एक मेल लिखो कि मेरा इंटरेस्ट रेट ठीक नहीं है, करो। एंड सिबिल स्कोर को एकदम टॉप नॉच रखो, यूज करोगे क्रेडिट कार्ड पूरा का पूरा भरो ताकि आपका इंटरेस्ट रेट अपने आप हम्म। लोएस्ट। तो अभी के हिसाब से इनका 45% अगर है प्रतिभा,
तो बाकी खर्चे इनके कैसे होने चाहिए? मतलब अभी करंट सिनेरियो ये है कि 45% है इनका, राइट? तो मुझे लगता है कि 45% को तो आप कुछ कर सकते नहीं, वो है तो है फिक्स अभी। है। एसेंशियल्स पे 20% कर सकते हैं, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पे 20% कर सकते हैं, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है उसको हम 10% देख सकते हैं, और इंश्योरेंस एंड इमरजेंसी फंड अगर नहीं बनाया हुआ है अभी तो उस पे 5%। अभी के लिए ये लेके चलेंगे इस तरीके से, तो शायद थोड़ा सा इनको क्लैरिटी मिल जाएगी प्रोबेबली कि मुझे बाकी पैसे कैसे खर्च करने हैं। ट्रू इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट्स, मेरा सिर्फ इतना मानना है कि जो भी कोई भी हम्म। एज पे घर खरीदता है उस टाइम पे वो 20% इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो मुश्किल जाता होगा। है। इट्स हम्म। ओके, अपने आप को माफ कर लो, आप 20% नहीं भी करोगे 10 चलेगा। परसेंट ही कर लो चलो। हाँ, अगर आप ईएमआई कर रहे हो तो इट्स ओके। डोंट स्ट्रेच योरसेल्फ सो थिन एट 28, लिव योर हम्म। लाइफ ऑल्सो, एंड हाँ। 10%, 5% जो भी है, जस्ट मेक इट अ हैबिट टू हाँ। इन्वेस्ट दैट मच, and as your income increases, definitely increase it to, ओके। to a much larger percentage. राज सिन्हा जी का सवाल है कि आई एम प्लानिंग टू गो अहेड विथ न्यू टैक्स रिजीम, डज इट मेक सेंस फॉर मी टू एक्टिवली इन्वेस्ट इन पीपीएफ, ईएलएसएस, एनपीएस एक्सेट्रा? बेसिकली आई वांट टू नो इफ आई नीड टू रीलुक एट माय ओवरऑल पोर्टफोलियो। तो जो लोग भी अब जा रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम में और उनका पहले निवेश होगा, हम सबका ही होता है पीपीएफ वगैरह में या फिर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में, उन्हें क्या अपने पोर्टफोलियो को वापस से एक बार चेक करने की जरूरत है? आई थिंक एब्सोल्युटली है। पीपीएफ इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, हालांकि बहुत अच्छा है, टैक्स ब्रेक मिलता है वगैरह, हम्म। आपको टैक्स भी भरना नहीं पड़ता है। बट डेट नॉर्मली हम सोचते हैं कि डेट हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे, 15 साल के लिए डेट। यू क्वेश्चन योर सेल्फ कि कहाँ पे डेट पे रख सकते हैं, मतलब लिक्विडिटी भी नहीं है। यस, इफ हम्म। पेन थ्रिफ्ट हो, आप में खर्चा करने वाले हो तो ये अच्छा है, लॉक इन हो जाता है, मतलब आपको आप निकाल ही नहीं पाओगे, दैट्स अ गुड स्टोरी। बट इफ यू आर नॉट, देन मे बी डजंट मेक सेंस टू डू इट इन पीपीएफ, रीथिंक इट। 15 साल के लिए अगर मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट करूं जहां पे मैं निकलने का विकल्प ही नहीं है, तो मैं इक्विटी में ही करूंगी, सो इट इज अ बेटर डील। हम्म। ELSS again, why lock in your money for 3 years? You may as well go in for a flexi cap fund, and not required. NPS is a different story. NPS has various advantages. One only simple disadvantage, which also अगर आप बहुत यंग पर्सन हो तो वो शायद चेंज हो जाएगा, क्योंकि एनपीएस का जो रूल्स है वो चेंज होता आया है पिछले 5-6 साल में, बहुत चेंज हो गया। लेकिन एक ही जो प्रॉब्लम है मेरे को एनपीएस से, वो ये है कि अपने ही पैसे को एन्युटी के तौर पे देंगे वो, दे विल नॉट गिव इट टू यू फुल्ली, हम्म। ओके, एंड दे ओनली गिव यू 60%, 40% विल कम एज एन्युटी। लेकिन अगर आपका कॉर्पस बड़ा ही नहीं है, वो जो 40% एनपीएस आएगा ना, वो बहुत स्मॉल अमाउंट आएगा, उसका कुछ मीनिंगफुल डिफरेंस नहीं बनेगा आपके लाइफ में। सो दैट इज अ प्रॉब्लम विद एनपीएस। सो ओवरऑल यस, न्यू टैक्स रिजिम सबके लिए इट मेक सेंस। मोस्ट पीपल जिनका मतलब एचआरए बहुत बड़ा है, होम लोन है, उनका डिफरेंट स्टोरी है, but for most people it makes sense. So I think you should not be investing in ELSS or PPF. And NPS, once if you're young you invest, if you're really closer to retirement, may not make sense. Otherwise rethink your investments and put it in flexi capitals. ओके। आखिरी सवाल हेमेन कोटेचा जी का, व्हाट इज बेस्ट टू प्री पेमेंट बिटवीन कार लोन एंड होम लोन हैविंग सेम इंटरेस्ट रेट? हाँ, सवाल बड़े मजेदार, सुने तो हमने ही है लेकिन पढ़ते हुए अच्छे लग रहे हैं। तो कार लोन में आमतौर पे ना प्री पेमेंट पेनल्टी भी हो सकता है। तो हम्म। आपको पहले तो ये चेक करना है कि अगर आप कार लोन प्री पे करेंगे तो प्री पेमेंट पेनल्टी है क्या। दूसरा, यू मे बी बेटर ऑफ मेरे हिसाब से टू पे योर कार लोन। हम्म। बस वो क्या है ना, वो कार लोन नॉर्मली 5 साल के लिए होता है, तो ईएमआई पर लाख रुपीस, मतलब ऑब्वियसली ईएमआई होम लोन का ज्यादा रहेगा, लेकिन आपका लोन भी तो ज्यादा रहेगा, यहाँ पे स्मॉल अमाउंट के लिए ज्यादा ईएमआई आप भर रहे हो, तो हम्म। आपका सेविंग्स पोटेंशियल जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। सो हम्म। इट मेक सेंस फॉर यू टू पे योर कार लोन, फ्री अप योर कैश फ्लोज, जल्दी से आप फ्री अप कर दोगे तो आप इन्वेस्टमेंट साइकिल भी चालू कर सकते हो, और हो सके तो अपने कार को जल्दी जल्दी में बदलिएगा मत, 10 years के लिए चला सकते तो चलाइए। हम्म। ये मैं बाकी होम लोन का जब आप है, जैसे मैंने बताया, आप अपने रेट्स को बहुत मतलब केयरफुली मॉनिटर करें, और हर 6 मंथ्स में चेक करें कि क्या मिल रहा है, आपका सिबिल स्कोर क्या है, उसके हिसाब से आप हम्म। बैंक के साथ नेगोशिएट करें कि आपको बेस्ट लोन मिले। और आपके पास बहुत सारा अगर एक्सेस सरप्लस कैश है, तो फॉर होम लोन यू कैन ऑलवेज कंसिडर ओवरड्राफ्ट लोन, इससे हम्म। आपका होम लोन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, इट मेक सेंस टू गो इन फॉर दैट। सो ओके। कार लोन इज माई चॉइस।
मुझे एक बात बताएं कि अगर क्योंकि होम लोन में इंटरेस्ट कॉस्ट बड़ा ज्यादा हो जाता है एंड ऑफ द डे, राइट? तो अगर मैं होम लोन का प्रीपेमेंट कर दूं और कार लोन ना करूं, एक सिनेरियो ये है। दूसरा है कि कार लोन कर दूं और वो पैसे बचा के उसको इन्वेस्टमेंट शुरू कर दूं। पता नहीं, मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो सकता है, लेकिन क्या दोनों में ज्यादा फायदा क्या किस में हो सकता है मेरा? क्योंकि एक में मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट बच रहा है और एक में मैं उस पैसे को बचा के इन्वेस्ट कर रही हूँ, जो अजम्पशन है इक्विटी में जाएगा लॉन्ग टर्म, तो वो 12% से ऊपर का, 12% के आसपास का रिटर्न देगा। तो कहाँ मैं ज्यादा पैसे बचाऊंगी? इसको कैलकुलेट कभी करेंगे बैठ के, अभी नहीं, लेकिन एक बार इसको इस सिनेरियो पे इस पे एक वीडियो बन सकता है इनफैक्ट, मुझे लगता है, और मैं आप ही के पास आऊंगी कैलकुलेशन को लेकर। एब्सोल्युटली। लेकिन ये ना, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि आप इतना पैसा बचा लोगे, उसका एसआईपी करोगे तो आपका होम लोन हो गया फ्री। मुझे हाँ। लगता है वो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि आप हाँ। प्रेजेंट वैल्यू की बात करो और एक 20 साल बाद की वैल्यू करो। 20 साल हम्म। बाद अगर आपको 30 लाख मिला, उसका वैल्यू 30 लाख नहीं है, उसका वैल्यू 7.5 लैक्स है। बिकॉज हम्म। 10 साल में हाफ, वापस 10 साल में हाफ, 7.5 लैक्स हो गया। तो हम दिखाने में बहुत अच्छा लगता है कि ये फ्री हो गया, लेकिन हम्म। फ्यूचर और प्रेजेंट सेम नहीं है। ओके। ऑल राइट, चलिए इस पे हम वी फिर शुड से डू, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। करेंगे, इसके ऊपर कुछ लेकिन थोड़ा सा और एजम्पशन लेके। एक आखिरी सवाल मिस हो गया था, राहुल वर्मा जी का है। इनके पास 1.2 करोड़ कैश है, कोई लोन नहीं है, 41 ईयर्स इनकी एज है, 45 में ये रिटायर होना चाहते हैं, और चाहते हैं हर साल हर महीने 1 लाख रुपए जनरेट करना अपनी इस इन्वेस्टमेंट से। कैसे करें इस 1.2 करोड़ को, कैसे निवेश करें कि हर महीने 1 लाख रुपए इनकी इनकम आ जाए? देखिए, एक तो आप बहुत यंग रिटायर होना चाहते हो, 41, 45, मतलब 4 ही साल है। हम्म। लोग अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बहुत कम मानते हैं। मिनिमम बेस मिनिमम हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं 90 लेते हो, मैं 80 भी लूंगी ना, तो आपको 1 लाख रुपीज इन्फ्लेशन एडजस्टेड अगर चाहिए, तो 3.92 करोड़ आपके पास होना चाहिए। ओके, तो 1.2 करोड़ जो है, अगर आप इन्वेस्ट करोगे, तो एक तो आप 4 इयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बहुत एग्रेसिव नहीं बन सकते हो, आपको थोड़ा डेट भी रखना पड़ेगा, इक्विटी भी रखना पड़ेगा, तो आपका ग्रोथ ज्यादा नहीं हो सकता। गिवन टुडेज मार्केट कंडीशंस, कहाँ पे इन्वेस्ट करें? 40% जो कॉर्पस है आपका, उसको आपको रखना चाहिए हाइब्रिड फंड्स में, बिकॉज मार्केट वॉलिटिलिटी है, जैसे हमने हम्म। आपको बताया, लॉन्ग टर्म हो फिर भी जब मार्केट का गिरावट आता है ना, तो बहुत डिफिकल्ट होता है उसको होल्ड ऑन करने के लिए। बाकी जो 60 लैक्स है, उसको इक्विटी में डालना चाहिए। 40 लैक्स हाइब्रिड में, 60 लैक्स इक्विटी में, और 20 लैक्स डेट में। हम्म। 20 विल बी देयर फॉर एज कंटिजेंसी। और आज की तारीख में डेट इज इन अ वेरी गुड गुड। स्पेस। यप एक्चुअली इट यप। वाज 2-3 months बैक वुड हैव बीन अ बेटर डील, बट इवन टुडे इट्स अ गुड। टुडेज, हाँ। आप 18 मंथ्स के लिए लॉन्ग टर्म डेट में डाल दें, और 18 मंथ्स के बाद जरूर रिव्यू कीजिए, गिल्ट फंड से निकाल दीजिए कि जब इंटरेस्ट रेट का साइकिल खत्म हो गया। सो हम्म। 20, 40, 60 इज व्हाट आई हैव इन माइंड फॉर यू। इफ यू चूज टू हैव द, जो एसेट एलोकेशन हमने बचाया ना, बताया अभी, वो ऐसे करेंगे तो आपका 4 साल के टाइम में अबाउट 1.75 करोड़ बन जाएगा। फिर भी आपको नियरली 2.2 करोड़ की जरूरत होगी रिटायरमेंट के लिए। एक हम्म। सिंपल सी टेबल मैं आपको शेयर करती हूँ, क्योंकि आपको लगेगा ये क्या बता रहे हैं, इतना सारा पैसा क्यों लगेगा। वी आर सिंपल पीपल, लेकिन वो इन्फ्लेशन का जो असर है ना, वो हम भूल जाते हैं। शो हम्म। यू दिस सिंपल टेबल। अगर आपको दिख रहा है, आप 46 हाँ ईयर्स जी। से अगर विड्रॉ कर रहे हो, आज की तारीख में आप बता रहे हो कि 1 लाख, मतलब 12 लैक्स पर एनम विड्रॉ कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली वो 4 साल बाद वो भी इन्फ्लेशन से बढ़ जाएगा। इट स्टार्ट विथ 15.72, और जैसे जैसे मतलब आप विड्रॉ करते जाओगे, हर साल ये 7% से बढ़ता जा रहा है इन्फ्लेशन के हिसाब से। हम्म। आप 7 का 6 कर दोगे तो 3.92 विल कम डाउन, बट इट विल नॉट कम डाउन टू मच। ओके, हम्म। और आपके 80 इयर्स में पूरा आपका कॉर्पस जीरो हो जा रहा है, ये तो जो इसलिए। कॉर्पस है वो भी तो ग्रो करेगा ना, मतलब ये हम मान के चल रहे हैं। करेक्ट। ये आपका एक्सपेंसेस जो है 7% से ग्रो हो रहा है, और आपका कॉर्पस जो है वो 9.3% से हम ग्रोथ ले रहे हैं, अच्छा। इसलिए कि थोड़ा डेट भी रहेगा, इक्विटी भी रहेगा, करेक्ट। हाइब्रिड भी रहेगा। हम्म। उसके बावजूद बिकॉज आपका एक्सपेंसेस हर 10 साल में, जैसे 46 में 15 है, तो हम्म। 56
में 30 है और 66 में होगा 60, डबल डबल हो रहा है एक्सपेंसेस। तो डिस्पाइट हैविंग बेटर रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स देन इन्फ्लेशन, यू विल एग्जॉस्ट योर कॉर्पस। तो ये आप अंडर एस्टिमेट ना करें, एंड अनलेस यू हैव दिस कॉर्पस यू शुड नॉट थिंक ऑफ रिटायरिंग एट 46। हम्म। तो बेहतर ये होगा कि अगर आप रिटायरमेंट सोच भी रहे हैं तो 45 के बाद कुछ ना कुछ तो आई एम श्योर यू वुड, आप क्या करेंगे खाली वक्त के साथ, कुछ ऐसा करते रहे जहां पर इस साइड से इनकम आती रहे। तो प्रोबेबली अगर आप इधर का थोड़ा सा इस पे बोझ थोड़ा कम डालेंगे कि एक के बदले 50,000 अगर आप विड्रॉ करके काम चला सके, तो फिर भी शायद बैलेंस आउट थोड़ा सा कर लेंगे। लेकिन पूरा अगर आप चाहेंगे इसी कॉर्पस से निकालना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उम्र का जो आपने कहा, मेरे पड़ोस में एक नेबर्स हैं जो मेरे, वो खुद 70s और 60s में हैं कपल। और अंकल की जो माँ है वो भी हैं, और शी इज 101 ना, आई थिंक इस साल 101 साल की हो जाए। लास्ट ईयर बैंगलोर में, इफ यू नो, यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं जब आप 80 या फिर 100 हो जाते हैं तो, राइट। तो हमने हाँ, उनका लास्ट ईयर 100वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था, पूजा हुई थी बहुत बड़ी सी। तो आप सोच लें कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि लोग 100 100 साल जी जी लें। और भले ही बाकी खर्चे एकदम कम हो जाते हैं क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हो, लेकिन एक फुल टाइम कोई आपका ख्याल रखने के लिए हमेशा चाहिए होता है। और एक अपना घर अच्छा सा जहाँ पे, और बाकी भी बेसिक कंफर्ट है लाइफ की, वो तो चाहिए ही होते हैं। सो उम्र को ये सोचे कि अब कौन जिंदा रहता है 50 60 70 के बाद। अगर भगवान मेहरबान हो गया तो 100 के ऊपर भी खींच के ले जाएंगे। आप उसके लिए तैयार रहिए। थैंक यू सो मच थैंक यू, प्रतिभा, थैंक्स सर सभी फैमिली। सवालों के जवाब देने के लिए। एंड प्लीज से थैंक यू इन द कमेंट। बहुत मेहनत करती हैं प्रतिभा सभी सवालों के जवाब बनाने में, तैयार करने में, देने में। तो इतना तो हमारा बनता है कि हम एक एटलीस्ट थैंक्स कह सके। सो मिलते हैं बहुत जल्दी प्रतिभा फिर से थैंक अगले यू। महीने। ठीक है, कुछ और थैंक सवाल यू। और आपके इंटरेस्टिंग जवाबों के साथ। थैंक यू सो थैंक्स। मच फॉर योर टाइम। बाय। और इसके साथ ही फिलहाल यहाँ पर बी वेल्दी में अपना ये सवाल जवाब का सिलसिला हम खत्म करते हैं। सवाल आप भेजते रहिए बिना नाराजगी के। कहाँ कहाँ भेज सकते हैं सवाल? आपके पास व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है, आपके पास ईमेल आईडी स्क्रीन पर है, दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ये शिकायत ना करें कि सवाल भेजते हैं तो जवाब तो देते नहीं आप। एक बार में हम 6 या 7 या 8 सवाल के जवाब दे सकते हैं अपने बी वेल्दी हेल्पलाइन सेशन में। इसके अलावा कभी कभार हम कॉल करके जहाँ पे हम पर्सनली बात कर सकते हैं हम उनसे बात कर लेते हैं। ये बता दें कि बी वेल्दी या स्वाति दोनों ही सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। हम जो भी यहाँ पर कर रहे हैं वो इन्वेस्टर्स की हेल्प करने के लिए एक्सपर्ट को बुला के जवाब दिलवाते हैं आपसे, उनसे। और मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, अपने रिसर्च, अपने अनुभव से। ये एडुकेशन के लिए है, ये रिकमेंडेशंस यहाँ पर आपको नहीं दी जा रही है, इस बात का ख्याल रखिएगा। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बी वेल्दी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दें। और याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।